अच्छा, तो ये है हमारा टेस्ट और यही आपका सोल्यूशन है। तो एक एक करके चीजों को देखते हैं। अच्छा यार, सीवीपी में ना वही बात है कि आपने देखने हैं फॉर्मूलाज, ठीक है, और उसमें वो घुमाएगा, ठीक है। सारे बेसिक फार्मूला हैं और उससे बाहर कुछ भी नहीं जाता, उसी में वो रखती है बात, लेकिन उसमें इतना घुमा देता है कि बंदा सवाल पढ़ के उसान खता हो जाते हैं कि यार ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा इस लेक्चर में, ठीक है, लेकिन एक चीज़ को बड़े आराम से सुकून से समझ के चलेंगे ताकि ये बाद में मसला ना पड़े। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1, ये तो बहुत आसान था और इसमें मुझे समझ नहीं आया कि गलती क्यों है। सवाल वही फार्मूला जो हमारा है मशहूर ज़माना, y = a + b x। इसमें ए जो होता है हमारा वो फिक्स कॉस्ट होता है, ठीक है, और ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और ये नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो अब इसमें देखो, वो मांग क्या है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो ए 1000 जो है ये तो फिक्स कॉस्ट हो गया और ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर ये सी बनता है, ठीक है। अच्छे से लिख के चलते हैं ये। तो ये पहला हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास है Dean makes and sells a single product which has a selling price of $26 और प्राइम कॉस्ट हमारे पास $10 है और ओवरहेड्स ऑल फिक्स्ड आर एब्जॉर्ब एट 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट, ठीक हो गया। फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ओवरहेड्स हमारे पास 50,000 है और हमारे पास हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो सवाल में जो भी रिक्वायरमेंट होगी ना, आपने उसके ऊपर नजर रखनी है और सीवीपी दोहराना है कि उसके फार्मूले क्या क्या थे। अब सीवीपी में ब्रेक इवन पॉइंट्स और निकालना भी मैंने यूनिट्स में है। तो मेरे पास फार्मूला, ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, इसमें आप देखोगे कि सीवीपी का ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट का फार्मूला क्या है। तो हमें हमारे जहन में ये वाला आता है, ठीक है, ये फार्मूला, ठीक है। इसी को अप्लाई करेंगे सवाल में और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो पहले हमें चाहिए टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे पास है 50,000, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ये निकालनी पड़ेगी, ठीक है। देखो, उसने सेलिंग प्राइस दी हुई है और प्राइम कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी होती है, ठीक है। तो हमारे हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमारे लिए ये चीज बिल्कुल इरेलीवेंट हो जाएगी फिर, ये जो इसने बाकी इंफॉर्मेशन कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, ठीक है। तो हम सिंपली 60, सॉरी 60 कह रहा हूँ, 26 - 10 करेंगे जब 16, तो इससे हमारे पास एक आंसर आएगा 3125। तो हमारा इसमें भी जवाब है 3125, ये आपका ठीक है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ओनली टाइप ऑफ प्रोडक्ट मेड इन फैक्ट्री ऑफ एसडी बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड मंथली लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल लेवल, ठीक है। हमारे पास प्रोडक्शन लेवल और सेल लेवल दोनों 10 1000 है, ठीक है। और उसके बाद उसने हमें पर यूनिट का हिसाब दे दिया कि 5.6 की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे पास है 5.8 की, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है 3.4 की, फिक्स सेलिंग कॉस्ट है 4.6 की, प्रॉफिट है और फिर सेलिंग प्राइस है। हमने क्या निकालना है, हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि वो सेल का मांग रहा है कि यूनिट्स का मांग रहा है। तो नीचे हम ऑप्शन में देखते हैं तो यूनिट्स का मांग रहा है। तो फिर यहाँ पे आएंगे वही फार्मूला, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आ जाएगा। अब हम देखेंगे हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, ठीक है। हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट टोटल, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक तो फिक्स कॉस्ट की ये अमाउंट गिवन है 4.6,
और एक हमारे पास ये 5.8 गिवन है। उसने हमें डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट नहीं दे दी, लेकिन उसने पर यूनिट दे दिया है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो 4.6 प्लस 5.8, तो ये हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आ गई। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे यूनिट्स कितने थे, 1000, तो मेरे पास ये टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई है। ठीक है, अब इसको मैंने डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ। अब उसके लिए निकालने का फार्मूला होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब जितनी भी हमारी सेल है, सेल हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी है, 24.9। ठीक है, और उसमें से अब मुझे निकालना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट, ये 3.4 और 5.6। तो दूसरी साइड पे हम आ गए, 24.9 और ये वेरिएबल कॉस्ट दोनों मिलाओ तो 9 बनती है, तो ये हमारे पास 15.9 आ गया। अब जब मैं इसको इसके साथ डिवाइड करूंगा, डिवाइडेड बाय दिस, तो हमारे पास 645 आ गया। ठीक है, अब इसकी जो भी क्लोजिंग हमारे पास होगा उसको उठा लेंगे। ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। गुड, समझ आ रही है, मतलब ये बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा सीवीपी तंग इसलिए करता है क्योंकि सीवीपी है ना 98% ना लिखने वाला सवाल होता है, उसमें थ्योरी कुछ नहीं होती। ठीक है, वो ऐसे सॉल्व करने वाला सवाल होता है, मैथमेटिकल सवाल होता है, तो इसलिए बच्चा अक्सर घबराता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4, इफ बोथ सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द कंपनी राइज बाय 10%, ठीक हो गया, दोनों बढ़ रहे हैं, द ब्रेक इवन पॉइंट विल, अब वही जिस तरीके से हमने उस दिन भी सवाल किए थे कि हमने डिफरेंस निकाल के देखना है कि फर्क कितना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस सवाल को भी करते हैं। इस सवाल के ना करने के दो तरीके, मैं आपको दोनों तरीके समझा देता हूँ। एक तो तरीका ये है कि सीधा सीधा हमारा जो है ना डिनोमिनेटर वाली फिक्स कॉस्ट हमारे पास सेम है, वो नहीं बढ़ रही। ठीक है, और ये हमारे पास, अगर मैं सपोज आपको मैथमेटिकली पहले समझाऊं कि अगर हमने कुछ भी चेंज न किया था और ये हमारे पास ये फिक्स कॉस्ट सपोज हमारे पास 1000 कर लो मिसाल समझने के लिए, तो हमारे पास क्या आनी चाहिए, ब्रेक इवन 1000 डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारे पास 10 आनी चाहिए थी। अब वो कह रहा है कि इसको इन्होंने कितना 10% बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगी 1000, ये हमारे पास है ओल्ड, ठीक है, और ये 10% बढ़ गई है तो ये हो गई है 110। ठीक है, अब जब मैं इसको निकालूंगा 1000 डिवाइडेड बाय 110, तो ये मेरे पास कम हो रही है 9.09 से। ठीक है, दिस इज न्यू। सर जी फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत कॉस्ट कहा है। नहीं, वो कह रहा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कंपनीज राइज। तो अगर जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं है वो तो कांस्टेंट है ना। वो कह रहा है कि सिर्फ सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ही 10% बढ़ रही है। ठीक है, जी जी, अगर वो यहाँ पे कहता कि फिक्स कॉस्ट उसको भी इंक्रीज करता फिर तो कांस्टेंट ही आता। ठीक है, वो उसने बहुत लिखा था, मैंने फिर दोनों इंक्रीज कर दिए। चलो, तो इसका आंसर फिर बनता है सी, फॉल, कम हो रही है। वरना एक और आपको एक शॉर्टकट समझाता हूँ, ऐसे सवालों में ना एक लॉजिक भी है, वैसे तो सॉल्व कर लेना ही अच्छा है। वो ये है कि जब भी ना फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक एक्स है, ठीक है, और वो बराबर होता है वाई बटा वाई डिवाइडेड बाय जी के, तो इसको कहते हैं नोमिनेटर, कहते हैं डिनोमिनेटर। जब भी डिनोमिनेटर बढ़ेगा ना तो ये कम होगा। इनका आपस में होता है इनवर्स रिलेशन और इनका आपस में होता है डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे वो ये बढ़ रहा है, जी हमारे पास ये दोनों डिनोमिनेटर की चीजें हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी और सेलिंग प्राइस भी, इनसे हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलता है, तो ये बढ़ रहा है तो ये ऑलरेडी कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये कहते हैं कि ये कम हो रहा है, हमारी फिक्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कम हो रही है, तो हमारा जो ब्रेक इवन जो हम यहाँ एक्स है वो बढ़ जाता। और अगर वो कहता कि फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है तो ब्रेक इवन यूनिट रेवेन्यू जो भी है वो भी बढ़ जाता।
तो ये एक शॉर्टकट भी है इन सवालों का। आगे एक दो सवाल और भी हैं, मैं आपसे उनको समझाऊंगा कि ये कैसे निकला है। ठीक है, तो इसका आपस में इनका इनवर्स रिलेशन है और इसका आपस में इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो इसका सी हो गया। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एल मेक अ सिंगल प्रोडक्ट विद सेल्स, अच्छा ठीक हो गया। इंफॉर्मेशन को $10, फिक्स कॉस्ट हमारे पास है 48,000 पर मंथ, ठीक हो गया। और प्रोडक्ट हैज अ कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो, ये क्या होता है, सी एस रेशियो 40%। इन अ पीरियड व्हेन एक्चुअल सेल वर 1,40,000, एल सेल मार्जिन इन यूनिट्स वाज, अब हमने निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन। ये पढ़ा जी जी। कि हमारा जो ब्रेक इवन के बाद जितनी भी ऊपर की सेल हुई है ना, वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ठीक है, वो यूनिट्स में भी वो कह सकता है और उसमें भी कह सकता है रेवेन्यू में, तो अमाउंट में। तो अब इसमें वो किस चीज में मांग रहा है, यूनिट्स के अंदर। तो हमें ये जो बाकी इंफॉर्मेशन है ना, ये यूनिट्स में निकालनी पड़ेगी, तभी हम बैलेंसिंग जो फिगर है मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये भी निकाल सकते हैं। अब उसके लिए मेरे पास मुझे पहले निकालना पड़ेगा ब्रेक इवन। ठीक है, उसने हमारे पास एक्चुअल सेल तो उसने दे दी है, ये जो है ना एक्चुअल सेल ये उसने दे दी है। अब हमें निकालना है ब्रेक इवन। अब ब्रेक इवन निकालने का वही फार्मूला, ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, उसको जब हम करेंगे हम कॉन्ट्रीब्यूशन सी एस रेशियो के साथ भी कर सकते हैं वैसे डायरेक्ट, तो हमारे पास एक अमाउंट आ जाएगी, वो होती है ब्रेक इवन रेवेन्यू। मैं आपको दिखाता हूँ फार्मूला यहाँ से, ये रहा। ठीक है, तो ब्रेक इवन रेवेन्यू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी एस रेशियो, ये इसने ना सवाल में ना सी एस रेशियो दी हुई है, ये 40%। कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो सी एस रेशियो, इसको जरा निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं ब्रेक इवन को, ये हमारे पास आएगी रेवेन्यू में अमाउंट। इतनी अमाउंट निकालूंगा तो जितने भी मेरे फिक्स कॉस्ट के खर्चे हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है, 40,000। ठीक है, और इसको जब मैं डिवाइड करूंगा सी एस रेशियो के साथ 0.4, तो मेरे पास ब्रेक इवन आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 1,20,000। अब ये 1,20,000 जब मैं एक्चुअल सेल से निकालूंगा तो मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेवेन्यू में आ जाएगा। ठीक है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक्चुअल सेल कितनी है, 1,40,000। और ब्रेक इवन कितना आ गया, ये याद रखना कि अगर फॉर एग्जांपल मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेवेन्यू में निकाल रहा हूँ ना, तो एक्चुअल सेल भी रेवेन्यू में होनी चाहिए और ब्रेक इवन भी रेवेन्यू में होना चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि ऊपर रेवेन्यू में और नीचे हम यूनिट्स लेके चल रहे हैं। तो ये माइनस करूंगा इसमें से, तो मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा रेवेन्यू में। 20,000 आ जाएगा ना। हाँ, तो ये हमारे पास बैलेंसिंग आ गया 20,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब सवाल में वो क्या कह रहा है, सवाल में पर मुझसे मेरे ख्याल से यूनिट्स में मांग रहे हैं। ठीक है, अब सीधी सीधी बात रह गई है, अब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा जिसकी सेल प्राइस पर यूनिट है, तो मेरे पास इसका यूनिट में भी आ जाएगा विच इज 2,000। समझ आ गई ये बात। जी जी। हाँ, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर मैं यहाँ पे वही कर दूं, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 6 ये हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास ये 2,000 यूनिट्स में आ जाएगा। तो ये वही फॉर्मूलों में रहती है गेम, लेकिन बहुत वो ना इसको इधर उधर घुमा के लाता है। लेकिन आप जब सवाल करो ना, तो आप मेन जो आपका फार्मूला है जो आपसे रिक्वायर कर रहा है वो ध्यान में लाओ, और उसके हिसाब से हमने चीजें इधर उधर की निकालनी है। हमने ब्रेक इवन निकाला, एक्चुअल ऑलरेडी दी हुई थी, और हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेवेन्यू में आ गया, लेकिन यूनिट्स मांग रहा, तो डिवाइडेड बाय हमने किया सेल प्राइस के साथ, तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में आ गया। तो ओके। अगला हमारे कुछ नहीं। की बात है। जी जी, कैरी ऑन करें। चलें, फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6।
अच्छा, इसमें हमारे पास वही सारे ही हमें पर यूनिट का हिसाब दिया हुआ है, ठीक है। सेल प्राइस है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है। अच्छा, बजटेड आउटपुट ऑफ पी फॉर द ईयर इज 12,000 यूनिट्स, ठीक हो गया। assuming that no inventory of P is held, but number of unit must be made and sold to profit of। अब हमने उसने क्या निकालना है इस सवाल में, कि वो कह रहा है कि वट नंबर टारगेट ऑफ, प्रॉफिट। हाँ, टारगेट प्रॉफिट निकालना है कि अगर मैंने 18,000 का प्रॉफिट कमाना है तो मैं कितने यूनिट्स बेचूं, ठीक है। तो इसका टारगेट प्रॉफिट का यहाँ पे नहीं लिखा था, बट मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आ गया। ये देखो, ब्रेक इवन सेल, नहीं तो उसका आ गया ना। टारगेट प्रॉफिट होगा फिक्स कॉस्ट, वही फिक्स कॉस्ट में वहां पे एक्सेल बताता हूँ। तो अगर मैंने रिक्वायर्ड यूनिट्स निकालने हैं टू मीट टारगेट प्रॉफिट, तो मुझे चाहिए फिक्स कॉस्ट प्लस जो टारगेट प्रॉफिट मैंने निकालना है, ठीक है, और इसको डिवाइड कर दूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ, तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड यूनिट्स आ जाएंगे। अगर मुझे रिक्वायर्ड प्रॉफिट चाहिए होगा तो सेम फार्मूला, लेकिन ब्रेक इवन की तरह। अब यहाँ पे सी एस कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आ जाएगी, ठीक हो गया। ये जो फार्मूला है ना, मैं अच्छे से इसको बना के ना आपको ड्राइव पे भी अपलोड कर दूंगा। तो ये फार्मूला है। अब हमने देखना कि हमसे क्या मांग रहा है, वो यूनिट्स मांग रहा है, ठीक है। तो हम यूनिट्स वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला। तो उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन सारी टैकल करते हैं। सबसे पहले उसने हमें फिक्स कॉस्ट तो नहीं दी हुई, ठीक है। पहले तो हम निकालेंगे फिक्स कॉस्ट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट हमारे पास निकलेगी, एक फिक्स कॉस्ट की यूनिट ये है, और हम कितने यूनिट्स बनाते हैं, 12,000, ठीक है। तो हमारे पास अब ये फार्मूला लेके चलते हैं, और एक एक जो भी इसमें रिक्वायर्ड चीजें हैं वो फुलफिल करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले फिक्स कॉस्ट, वो आ गया, 10। हाँ, 10 मल्टीप्लाई बाय 12,000, तो मेरे पास ये टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। अब टारगेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 18,000, ठीक है। और अब मुझे निकालना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। उसके लिए मेरे पास पहले सेलिंग प्राइस रेलेवेंट है, सेलिंग प्राइस कितनी है, 65। अब उसमें से जितने भी वेरिएबल खर्चे हैं ना, वो मैं निकालता जाऊंगा तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगी। मटेरियल निकलेगा, लेबर निकलेगा, और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड निकलेगा। तो -22 -14 -9, तो मेरे पास ये 20 आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपली इनको मैं डिवाइड करूंगा तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो हमारा रिक्वायर्ड हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो आ जाएंगे। तो इसको कर लेते हैं, +18,000, ठीक है। और अब इसको डिवाइड जब करेंगे 20 के साथ तो मेरे पास 6900 आंसर आता है। देखते हैं, ये आपका आंसर ठीक था, ठीक हो गया। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, इसका अच्छा किया ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सर जी पेपर में इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं आती। यार अभी तो हमने पता है, ये आपको जो सवाल में निकाले ना, ये आपसे लेवल के आगे हैं, ताकि ना आपके लेवल की चीजें आपको बहुत आसान लगे। हम 150 का टारगेट रखेंगे तो 100 नंबर आएंगे ना। जी जी तो बिल्कुल। ये जो स्टेटमेंट से नहीं घबराना, बात कुछ भी नहीं होती। अभी मैं सवाल करूंगा ना आपको, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। ऐसे सवाल हम करते रहते हैं, लेकिन मुख्तलिफ शक्लों में
जो एमए में सीन होते हैं ना वो सारे मल्टीप्लाई डिवीजन वाले सेम होते हैं, लेकिन उसमें ना हमारे जो रिक्वायर्ड जो टॉपिक्स होते हैं ना उनमें वो रिक्वायर्ड चीजें बदलती रहती हैं। अब एक एक चीज को उठाते रहेंगे, ठीक है। अब हमसे वो पहले मांग क्या रहा है, वो कह रहा है कि द ब्रेक द ब्रेक इवन लेवल वुड बी, ठीक है। अब वो ना कंपैरिजन मांग रहा है, ठीक है। हमारे पास एक ओल्ड फिगर होगी, एक न्यू फिगर होगी, हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि यूनिट्स कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। तो बड़ा मजे का सवाल है ये। सबसे पहले हमारे पास है GG manufactures a product that has a selling price of 15 and a variable cost of 6 per unit। इसका मतलब ये है कि मेरे पास नॉर्मली, अभी अगली इंफॉर्मेशन देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होती है, और ये सवाल ना मैंने तो नहीं उठाई, आपकी दूसरे जो इंस्टीट्यूट है ना उनकी किट्स में आई है। तो 15 - 6, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है, ठीक है। फिर हमारे पास उसने एनुअल फिक्स कॉस्ट दे दी, गुड हो गया। एनुअल सेल डिमांड दे दी, वेरी नाइस। अच्छा, अब वो आ रहा है नई इंफॉर्मेशन की तरफ, ठीक है। तो अब वो देखते हैं वो क्या है। न्यू मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स आर बीइंग कंसीडर्ड फॉर द प्रोडक्ट, ठीक हो गया। दिस वुड रिजल्ट इन 20% राइज इन फिक्स कॉस्ट, ठीक है। पहले हम ओल्ड लिख लेते हैं। नॉर्मली हमारे पास फिक्स कॉस्ट होती है 43875, और सेल डिमांड है, सेल डिमांड मतलब सेल के यूनिट्स 6000 यूनिट्स, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। अब वो कह रहा है कि इसमें फिक्स कॉस्ट में 20% इंक्रीज आ गया, ठीक है। अब न्यू इसमें 20% इंक्रीज मतलब 120%, ठीक है। तो ये इतनी फिक्स कॉस्ट हमारी बढ़ गई है, ये बात समझ आई है। एक बार दोबारा करके दिखाना। इसको मैं ना दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ये हमारे पास जो था ना, ये हमारे समझो कि 100 था, ठीक है। हमारा 100% था। हमने इसमें 20% इंक्रीज करना है, मतलब इसको 120 करना है, ठीक है। ये यूं समझो, इसमें तो शॉर्ट करवा रहा हूँ। मैं डिटेल में चाहता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, ये आगे भी आप काम आएंगे। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारा 43875 जो है, हिंदी पता पता चल गया। हाँ, ये समझो 100 पे पड़ा था। मैंने इसको 120 पे लाना है कि इसमें 20% इंक्रीज देना है इसको, ठीक है। तो इसको डिवाइडेड बाय 100 करके मल्टीप्लाई बाय 120 करूंगा ना, ये आंसर आएगा। मैंने डायरेक्ट ही 120% कर दिया। फिर वो कह रहा है कि रिडक्शन इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक हो गया। 5% वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम हो गई है। अब हमारे पास यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो देखेंगे आगे क्या कहता है वो। न्यू मैन्युफैक्चरिंग मेथड वुड क्रिएट अ हायर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सेल डिमांड वुड इंक्रीज बाय 7000 यूनिट्स। अच्छा, अब इसमें इंक्रीज आ गया, 7000 हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, और हमारे पास अब सेल प्राइस भी चेंज हो गई 20। इसका मतलब ये है कि मैं 20 में से अगर 5 लेस करूंगा तो मेरे पास न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आ जाएगी। 20 - 5 तो 15 अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगी मेरे पास, ठीक हो गया। इफ चेंजेस इज मैन्युफैक्चरिंग मेथड आर इंप्लीमेंटेड, इफ द सेलिंग प्राइस इज रेज्ड बाय 20%, ठीक हो गया। द ब्रेक इवन लेवल वुड बी। अब क्या करना है, अब सिंपली दोनों तरीकों से हमने ब्रेक इवन निकालना है और उनमें कंपैरिजन करके देखना है कि क्या क्या फर्क आ रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं ब्रेक इवन निकालूं, तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास इसमें है 43875 डिवाइडेड बाय 9, ठीक हो गया। तो हमारे पास 4875, और अगर इसमें मैं निकालूं डिवाइडेड बाय 15, तो ये कम हो गया है 3510 हो गया। तो इसमें डिफरेंस कितना है, दिस माइनस
दिस, तो 1365 से डिक्रीज आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर बनता है 1365 यूनिट्स लोअर। ठीक हो गया। तो सवाल कुछ भी नहीं था, बस ये हमने एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन रखनी थी और फिर चेंज उसमें क्या क्या आ रहा है, और फिर दोनों से ब्रेक इवन निकाल के हमने बता देना था कि फर्क कितना आ रहा है ब्रेक इवन में। ठीक है, ये यूनिट्स का फर्क है क्योंकि हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिया है। अगर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो लेते तो हमारा रेवेन्यू में फर्क आता। ठीक है, जी जी। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। A company has established a budget sales revenue for forthcoming period of 5 lakh, which is associated contribution of 2 lakh 75,000. Fixed production costs are 1 lakh 37,500 and fixed selling costs are 27,500. अच्छा, हमने निकालना क्या है? ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू। तो फॉर्मूला ब्रेक इवन का ये फॉर्मूला टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास फिक्स कॉस्ट क्या क्या है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास एक तो है ये 137500 और दूसरा हमारे पास है 27500। तो इनको ऐड कर लेते हैं। फिक्स कॉस्ट हमारे पास दो हैं, एक है 137500 और दूसरी हमारे पास है 2750। तो इनका टोटल आता है 1650 165000। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ब्रेक इवन रेवेन्यू में। तो रेवेन्यू में डिवाइड करना पड़ेगा CS रेशियो के साथ। और CS रेशियो कैसे निकलती है कि जब हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जब टोटल कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करते हैं सेल पर यूनिट या टोटल सेल के साथ, पास एक CS रेशियो आती है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे सवाल में पर यूनिट का हिसाब किताब गिवन है कि हमें क्या कहते हैं कि टोटल का हिसाब किताब गिवन है, जबकि हमारे सवाल में हमें टोटल का हिसाब किताब गिवन है। ठीक है, 5 लाख पूरे हमारे जो हमारा पीरियड है उसकी सेल है और हमारे पास इसकी कंट्रीब्यूशन है 275,000। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास CS रेशियो आ जाएगी। CS रेशियो 275,000 5 लाख। ठीक है, तो मेरे पास ये CS रेशियो आ। अब सिंपली मैं इसको जब डिवाइड करूंगा तो मेरे पास, सर जी 275 को क्यों डिवाइड करेंगे? वो तो पहले कंट्रीब्यूशन दी हुई है उसमें। हाँ ना, CS रेशियो ना, देखो C ऊपर है S नीचे है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन को, ये कंट्रीब्यूशन को जब मैं डिवाइड करूंगा ना अपनी सेल के साथ, तो मेरे पास CS रेशियो आ जाएगी। ठीक है, जी जी। तो इसको डिवाइड किया तो 0.55 आ गया कि इतनी सेल के लिए मेरी इतनी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। CS रेशियो ये होती है। ठीक है, तो मेरे पास हम निकाल क्या रहे थे? हम निकाल रहे थे ब्रेक इवन और रेवेन्यू। अब मैं जब अपनी टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करूंगा CS रेशियो के साथ, तो मेरे पास ब्रेक इवन आ जाएगा 3 लाख, जो कि रेवेन्यू में। तो डी हमारे पास 3 लाख इसका आंसर है। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। अ कंपनी हैज एस्टैब्लिश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द कॉस्ट एंड रेवेन्यू फॉर द एक्टिविटी लेवल ऑफ 500 यूनिट्स। हर लाइन को पढ़ा करो, सवाल में हर लाइन को मैं पढ़ता हूँ क्योंकि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन छुपी होती है। ठीक है, अब हमारे पास में डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, प्रोडक्शन ओवरहेड है, सेलिंग कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है और फिर सेलिंग रेवेन्यू है, प्रॉफिट है। अच्छा, वो मांगेगा, वो देखते हैं। अच्छा, 20% ऑफ सेलिंग कॉस्ट, इसका जो 20% है और उसका जो 50% है किसका, प्रोडक्शन ओवरहेड का, ये हमारे पास फिक्स्ड है। इसका मतलब जो बकाया बचते हैं वो वेरिएबल होंगे, यानी कि सेलिंग कॉस्ट का 80% वेरिएबल है और प्रोडक्शन ओवरहेड का बाकी जो 50% है वो वेरिएबल है। ठीक है, और हमने क्या निकालना है? व्हाट वुड बी द प्रॉफिट एट एक्टिविटी लेवल ऑफ 10,000 यूनिट्स। प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट का तो बड़ा ही आसान फार्मूला होता है, हम पहली क्लास में ये समझ लेते हैं कि प्रॉफिट बराबर होता है टोटल सेल में से
अगर मैं टोटल कॉस्ट निकाल दूं, जितनी भी कॉस्ट हैं, तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, एक एक चीजें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है, उस हिसाब से इसको निकालते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ना हमें अलग अलग करना पड़ेगा इनमें से वेरिएबल को और फिक्स को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ ना प्रोडक्शन ओवरहेड की, अगर ये 1 लाख है तो इनका 50% लें हम, तो इसका मतलब ये है कि 500 इसमें फिक्स्ड है और 500 इसमें वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरी क्या इन्फॉर्मेशन थी सेलिंग कॉस्ट की, इसमें 20% जो है वो फिक्स्ड है। तो 1250 का 20% निकाल लेते हैं, 250, ये हमारे पास इसका फिक्स कॉस्ट का एरिया है। ठीक है, और यहाँ पे बाकी जो बचता है 1000, ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट का एरिया है। गुड, अच्छा बाकी हमारे पास उसने कहा है कि ये 500 का हिसाब किताब है, आप 1000 के हिसाब किताब पे में मुझे प्रॉफिट निकाल के दो। ठीक है, रिक्वायरमेंट समझ आ गई। अब हम इन सब की जो टोटल कॉस्ट है और सबका प्रॉफिट निकाल के इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पर यूनिट प्रॉफिट आ जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो उसका हिसाब किताब आ जाएगा। करते हैं सवाल को। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, प्रॉफिट, एक तो उसने हमें प्रॉफिट वैसे दे भी दी है। ठीक है, तो मैं अब ये करूंगा कि सबसे पहले मैं टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट है ना उनको ले लूंगा। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं, 500 यूनिट्स के ऊपर पैसा जो हमें सवाल में गिवन है, 1000 पे तो निकालना है ना। तो इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी है, मैं अलग अलग करके, अगर होता लंबा लिखने वाला सवाल तो कर लेते, लेकिन डायरेक्ट करता हूँ मैं कि 2500 एक है, एक हमारे पास 5000 है। ठीक है, और एक हमारे पास 500 है, 500 नहीं, हाँ एक हमारे पास 500 है, और ये यहाँ पे ये वाला, ये देखो, और एक हमारे पास 1000 है, प्लस 500 प्लस 1000। तो मेरे पास ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई है 500 यूनिट्स बनाने के लिए। अब जब इसको मैं डिवाइड करूंगा ना तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ठीक है, मेरे पास यूनिट्स कितने हैं, 500 यूनिट्स। ठीक है, तो मैं जब इसको डिवाइड करूंगा 500 के साथ तो मेरे पास 18 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई है। ठीक है, अब वो सवाल में इसको हम क्यों ब्रेकअप कर रहे हैं, वो सवाल में देखना आगे क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे भी तो कह सकते थे ना टोटल कॉस्ट लेनी है तो आप पूरे का पूरा निकालो, अलग अलग क्यों कर रहे हो। तो उसमें उस सवाल में वो कह रहा है एक्टिविटी लेवल 1000 हो गया ना इसलिए। एक्टिविटी लेवल 1000 हो गया ना। अच्छा, तो अब इसको हमने क्या करना है, इसमें अब वो मल्टीप्लाई बाय 1000। वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि हाँ लॉजिक ये थी कि जो एक्टिविटी लेवल बढ़ता है ना तो फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल कमरे का किराया 10,000 दे रहा हूँ तो जिसके अंदर एक 1 लाख चीजें बनाऊं, 10 चीजें बनाऊं, किराया तो सेम ही रहेगा ना। लेकिन एक्टिविटी लेवल बढ़ने के साथ टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपए की मुझे एक पेंसिल बनाने के लिए 5 रुपए की लकड़ी लगती है, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल 10 लकड़ियां बनाता हूँ तो मुझे 50 रुपए लगेंगे। लेकिन अगर मैं 100 लकड़ियां बनाता हूँ तो मुझे 500 लकड़ियां लगेंगी। ठीक है, तो इस हिसाब से ना ये वेरी करता है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारा एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है ना तो इसका मतलब ये है कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो अगर फॉर एग्जांपल 500 यूनिट बनाने पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 18 थी, तो 1000 यूनिट्स की कितनी लगेगी, 18 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये हमारे पास टोटल गैप आ गया। ठीक है, जो 5 यूनिट बनाने में मुझे 9000 वेरिएबल कॉस्ट लग रही थी, अब 1000 यूनिट बनाने में मुझे 18,000 लग रहा है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम रहती है ना। ठीक है, क्योंकि इसकी लॉजिक वही है ना, ये आसान सी बातें हैं कि क्लिप लेने के लिए अगर मुझे कहीं कोई फॉर एग्जांपल पेंसिल लेने के लिए मुझे लकड़ी चाहिए, वो तो
5 रुपए की अगर एक लकड़ी लगती है पेंसिल बनाने के लिए, वो तो सेम ही रहेगी ना। अगर मैं उससे 10 लाख चीजें बनाऊं, वो तो 5 रुपए की पड़ेगी मुझे पर यूनिट के हिसाब पे। ठीक है। जी जी। हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं केक बनाता हूँ और उसके अंदर मेरी फॉर एग्जाम्पल 10 ग्राम चीनी लगती है, मिसाल ले लो, तो फॉर एग्जाम्पल 10 ग्राम की चीनी मुझे मार्केट में 20 रुपए की मिलती है, तो मैं 10 लाख केक बना लूंगा तो मुझे 20 रुपए की पड़ेगी ना। लेकिन टोटल में वेरिएबल कॉस्ट जरूर बढ़ेगी, कि अगर 500 से मैं 1000 केक के ऊपर आता हूँ तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जरूर बढ़ जाएगी। लेकिन वो 20 रुपए पर यूनिट जो एक 10 ग्राम एक केक बनाने के लिए चीनी लगती है, वो तो 20 रुपए भी पड़ेगा ना मुझे। तो ये तो सेम रहेगी दोनों सिचुएशन में, 500 बनाऊं या मैं 1000 बनाऊं। लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरी करेगी डायरेक्टली, जितने ज्यादा मैं यूनिट्स बनाऊंगा उतनी ज्यादा वो बढ़ेगी, तो उससे ज्यादा बात होगी। ठीक है, ये लॉजिक बेसिक सी बात थी कि इसलिए हम इसको अलग कर रहे हैं। बाकी अगर मैं 5 मिनट पे फिक्स कॉस्ट की बात करूं, तो यहाँ पे थी, एक हमारे पास है 500 और एक हमारे पास है 250, तो हमारे पास टोटल ये 750। ये तो इधर भी सेम रहेगी और इधर भी सेम रहेगी। ठीक है, तो टोटल मेरे पास अगर मैंने 1000 यूनिट बनाने हैं, तो टोटल कॉस्ट मुझे अब पड़ेगी 18,750। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? जी जी पता है। हाँ, तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने निकालना है प्रॉफिट। ठीक है, अब मैं आऊंगा रेवेन्यू के ऊपर। अब रेवेन्यू की कहानी देख लेते हैं। अच्छा, 17,500 का रेवेन्यू मैं कमा रहा था जब मैं 500 यूनिट बनाता था। इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू पर लगभग रेवेन्यू हमारे पास टोटल आ जाएगा 17,500, और यूनिट्स कितने थे? 500। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक यूनिट बनाने पर मुझे 500 का रेवेन्यू मैं कमाता था 35 के हिसाब का। ठीक है, तो अगर मैंने 1000 यूनिट्स बनाने हैं तो मैं कितना कमाऊंगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय 35, 35,000। ठीक है, अब इसमें से 35,000 में से मैं माइनस करूंगा ये 18,750, तो मेरे पास 16,250 ये मेरे पास प्रॉफिट होगा अगर मैंने 1000 यूनिट्स बनाने। ये आपका आंसर ठीक है। गुड। अगर ऐसे सवाल हो रहे हैं ना, अगर मैं ये कंज्यूम कर रहा हूँ कि ऐसे ही आपने लॉजिकली सोच के निकाले हैं, तो बहुत अच्छे जा रहे हो, फिर कोई मसला नहीं है। ठीक है। जी जी। अच्छा, फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। अ कंपनी हैज कैलकुलेटेड इट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, ऑफ 20% ऑन बजटेड सेल, एंड बजटेड सेल इज 5,000 यूनिट्स पर मंथ। व्हाट वुड बी द बजटेड फिक्स कॉस्ट इफ बजटेड कंट्रीब्यूशन वाज 25? ठीक है, तो इसके लिए वही है कि हमने फार्मूला लगाना है और उसमें देखना है कि मिसिंग क्या चीज है। ठीक है, तो आते हैं उसके ऊपर भी। देखो, वो कह रहा है कि हमारा जो है ना बजटेड सेल जो है ना वो 80% है। इसका मतलब ये है कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 20% है, तो मतलब ये है कि 80% है ब्रेक इवन का हिसाब किताब। एक चीज मैं समझाता हूँ। वो ये कह रहा है कि सपोज हमारी अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है, एक्चुअल सेल जो है वो 100 है ना, उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 20, और ब्रेक इवन हमारे पास है 80 बैलेंसिंग। ठीक है, क्योंकि वो आपने फार्मूला हमने पहले भी किया ना, इसी को लेके चलता हूँ मैं, ताकि वो चीज भी कनेक्ट हो जाए। ये वाला, ये देखो, अगर मुझे मेरे पास एक्चुअल सेल को मैं वहां ले जाऊं और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यहाँ ले आऊं, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास ब्रेक इवन बैलेंसिंग आ जाएगा। मैं बैलेंसिंग ब्रेक इवन क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि मुझे बजटेड फिक्स कॉस्ट निकालनी है, और हमारे पास फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन ही के फार्मूले में इनकॉर्पोरेटेड होती है। अगर मैं इस तरीके से ब्रेक इवन निकाल दूंगा ना, तो मेरे पास मैं बाकी इंफॉर्मेशन डाल के और टोटल फिक्स कॉस्ट जो हमारे पास मिसिंग होगी ना, वो निकाल लूंगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं ब्रेक इवन निकालने के ऊपर आऊं ना, तो वो मुझे कह रहा है कि अब फॉर एग्जांपल ब्रेक इवन इज 80% ऑफ एक्चुअल सेल। ठीक है, तो एक्चुअल सेल हमारे पास कितनी है?
5,000। इसका अगर मैं 80% दूं तो मेरे पास ये ब्रेक इवन आ जाएगा, और इसी का जो बैलेंसिंग 1,000 है वो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और ये दोनों मिलकर टोटल एक्चुअल सेल बनती है 5,000 की। हाँ पूछो, पूछो कोई सवाल हो तो। नो सर। हाँ गुड। तो अब हमारे पास ब्रेक इवन आ गया। अब सवाल हमारे लिए बहुत आसान हो गया। अब वही ब्रेक इवन का ये फॉर्मूला, ठीक है। मैंने मेरे पास बाकी क्या इन्फॉर्मेशन है, मैं बाकी देख लेता हूँ। बाकी उसने हमारे पास हमें खुद ही ये उसने जो है 25 दे दिया। ये क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इस फार्मूले में लग रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं ये वाली इन्फॉर्मेशन लगा दूं और ये इन्फॉर्मेशन लगा दूं तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी बैलेंस, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा, मैं पहले इसको आराम से बोल के लिखूं, इक्वल फिक्स कॉस्ट जो हमने निकाल ली है सवाल में, और डिवाइड जब मैं इसको करूंगा 25 के साथ, तो मेरे पास ये फिक्स कॉस्ट इसमें से निकालूंगा। तो ये आपस में जब ये मल्टीप्लाई होंगे, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, 25, तो हमारे पास 1,00,000 ये फिक्स कॉस्ट आ जाएगी बैलेंसिंग, ठीक है। इसको देखते हैं हमारा आंसर कौन सा बनता है। बिल्कुल ठीक है, ये भी वेरी गुड। तो इस तरीके से चीजें करनी है। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा ये थ्योरी वाला है, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को क्या बेस्ट डिस्क्राइब करता है। आपने लगाया कि एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन अचीव्ड कंपेयर्ड विद रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन। नहीं नहीं, ये नहीं बनता ना। देखो वो आप ये कह रहे सवाल में ये कहना चाह रहा है कि जो सीएम है ना, ठीक है, इसको मैं निकाल सकता हूं अगर मैं ब्रेक इवन से कंपेयर करूं। तो इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ आप ये बात लॉजिकली बिल्कुल ठीक है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ब्रेक इवन होता है तो वो डिवाइड करते हैं हम फिक्स कॉस्ट, और डिवाइड करते हैं उसको फिर सीएम के साथ, तो हमारे पास का ताल्लुक जरूर है कि फॉर एग्जांपल मैं इसको कंपेयर करके आपस में कि फॉर एग्जांपल सीएम कम हो रहा है तो ब्रेक इवन बढ़ जाएगा, और ब्रेक इवन अगर सीएम बढ़ रहा है तो ब्रेक इवन कम हो जाएगा। कंपेयर करके जरूर हम रिक्वायर्ड ब्रेक इवन निकाल सकते हैं। सीएम सर जी क्या है, कंट्रीब्यूशन। मार्जिन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इटसेल्फ बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो हमारे पास सीधा सा शरीफ सी चीज है। वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने जो सेल की है उसमें दो चीजें होती है, एक तो होती है ब्रेक इवन, जब मुझे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, वो स्टेज। अगर उसमें ऊपर एक कोई ऐसी स्टेज है जब मैं प्रॉफिट कमाना शुरू कर दूं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ठीक है। तो सेल इज इक्वल टू ब्रेक इवन प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 18,000 मैंने सेल कमाई एक साल के अंदर, तो 10,000 मुझे चाहिए थी कि यार ये सेल लाजमी करो ताकि तुम ब्रेक इवन पे पहुंच जाओ, ना तुम्हें यहाँ पे ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो। अब जो ऊपर जो 8,000 मैंने कमाया ना वो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ठीक है। जब ब्रेक इवन के बाद मेरा ग्राफ ऊपर निकल पड़ता है ना प्रॉफिट कमाने वाली तरफ, तो ऊपर वाले जो हमारे पास मुनाफा होता है, जो यूनिट्स हम बनाते हैं जब बेचते हैं, सॉरी, वो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है सीएम के साथ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ या ब्रेक इवन के साथ, ठीक है। इसका जो सही आंसर बनता है ना वो बनता है ये बी, कि एक्चुअल सेल को जब मैं कंपेयर करता हूँ सेल रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन, तो मेरे पास से मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है, ये वाली बात। ये एक्चुअल सेल को जब मैं ब्रेक इवन से कंपेयर करता हूँ यानी लेस कर देता हूँ तो मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की हमारे लेवल में बस ये टोटल लाइन है। आपको कोई ऐसा जी जी। फार्मूला नहीं मिलेगा जिसके अंदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ऐसा सा निकल रहा है। आपने अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना भी है ना कहीं पे, तो इन इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके ब्रेक इवन निकाल के सेल निकाल के और आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की प्योर जो आंसर बनता है वो ये बी बनता है, कि जब हम एक्चुअल सेल को कंपेयर करते हैं ब्रेक इवन के साथ तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है। बाकी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन रिलेट करती है 12 एंड 13 के साथ, ठीक है। इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 12 अगर हम देखें, अच्छा हमारे पास यहाँ पे सेल यूनिट है, सेल रेवेन्यू है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है। व्हाट सेल रेवेन्यू इज रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट, तो सीधा सीधा प्योर टारगेट प्रॉफिट वाला सवाल है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ। टारगेट प्रॉफिट में क्या होता है, ऊपर आती है फिक्स कॉस्ट जो हमारे पास है 2,10,000, ठीक है। अब उसमें
अच्छा, हमसे टारगेट प्रॉफिट रेवेन्यू में मांग रहा है, तो रेवेन्यू में जब हम निकालेंगे ना तो हम इसको डिवाइड करेंगे CS रेशियो के साथ, ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ नहीं करना। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। टारगेट प्रॉफिट हमारे पास है 65,000, तो ये हमारे पास ऊपर वाली अमाउंट आ गई। अब जब इसको मैं डिवाइड करूंगा ना CS रेशियो के साथ, CS रेशियो अलग से निकाल लेता हूँ ताकि वो उसमें मसला ना हो। अच्छा, CS रेशियो में क्या होता है, हमारे पास ऊपर होती है कॉन्ट्रीब्यूशन, नीचे होती है सेल, और जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक रेट आता है, परसेंटेज आती है, उसको कहते हैं CS रेशियो। तो पहले कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन निकलती है रेवेन्यू में से, जब मैं वेरिएबल कॉस्ट निकालता हूं तो मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन निकलती है। तो 640 माइनस 384,000, तो मेरे पास ये कॉन्ट्रीब्यूशन आ गई। सेल उसने हमें वही दी हुई है कि 640 हमारे पास सेल थी, ठीक है। अब जब इनको मैं आपस में डिवाइड करूंगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो मेरे पास ये रेट आ गया, यानी कि 40% या 0.4। इसको जब मैं यहां लेके आऊंगा और इनको आपस में डिवाइड करूंगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो मेरे पास ये 687,500 हमारे पास ब्रेक इवन आ गया रेवेन्यू में विद टारगेट प्रॉफिट। इतनी मैं कम से कम सेल करूं कि मेरे पास ये टारगेट प्रॉफिट भी अचीव हो जाएगा और मैं अपना ब्रेक इवन भी कवर कर लूंगा। ठीक हो गया, तो इसका आंसर है हमारा क्या आया, सी। सर जी इसका फार्मूला नहीं था मेरे पास, वो सेंड कर दो। चलो, मैं इसका यार कुछ भी नहीं है, इसमें ना एडिशन कर दो बस, ये जो होता है ना टोटल फिक्स कॉस्ट में प्लस टारगेट प्रॉफिट आ जाएगा। वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वाला तो था, तो मुझे लगा वही लगेगा, लेकिन वो रेवेन्यू में CS रेशियो लग ये जा मैंने रहा है। ड्राइव पे अपलोड किया हुआ था ना, ये तो उस दिन, ये उसी दिन के नोट्स हैं जब मैंने आपके सामने ये लेक्चर आपको दिया था, पहला पहला जो हमारा CVP का लेक्चर था। तो ये ड्राइव पे भी अपलोड था, यही यही सेम, इसमें उल्टा नए फार्मूले नहीं है टारगेट प्रॉफिट वाले, लेकिन ये CS रेशियो वाला फार्मूला इस दिन आपके सामने भी मैंने लिखा था और ड्राइव पे अपलोड था। तो बहरहाल कोई बात नहीं, चीजें सीखने से समझ में आती हैं। तो ये फार्मूला होता है जब हम रेवेन्यू निकालते हैं, ओके। ठीक है। तो इसका ये आंसर आ गया। अच्छा, 13 हमारे पास है, हाउ मेनी सेल्स आर रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट, ये भी प्योर प्योर वही है। अब लेकिन फर्क क्या आ गया मेरी जान, यहाँ पे अब वो यूनिट्स मांग रहा है, तो अब हम लगाएंगे ये वाला फार्मूला, यूनिट्स वाला, ठीक है। मैं एक दफा ना प्यारा से एक बना के ना सारे आपको दे दूंगा सारे फार्मूले ना। खैर, इसमें भी क्या कहानी है देख लेते हैं। अब हमारे पास टारगेट प्रॉफिट चेंज हो गया, तो इसमें अगर मैं फॉर एग्जाम्पल शॉर्टकट करूँ, मैं 52,000 अब करता हूँ, टारगेट प्रॉफिट हमारा 52,000 हो गया, ठीक है। बाकी अब मेरे पास ये रेलिवेंट हो गया क्योंकि अब हमसे यूनिट्स में मांग रहा है, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चलेगी, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए मेरे पास पहले तो मैं टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल दूंगा, उसको डिवाइड कर दूंगा यूनिट्स के साथ, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगी। अच्छा, टोटल कंट्रीब्यूशन भी सेम ही निकलेगी, कंट्रीब्यूशन सेल में से जब मैं वेरिएबल कॉस्ट निकालूंगा तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, तो कितने मैंने यूनिट इस साल बेचे हैं, सवाल बता रहा है कि आपने 1,28,000 यूनिट्स बेचे हैं, ठीक है। इससे मेरे पास दिस डिवाइडेड बाय दिस, मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये आ गया 2। अब इसको जब मैं यहाँ पे फेंकूंगा, ठीक है, और जब इसको इसके साथ डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास 1,31,000 हमारे पास अ, इतने मुझे यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, ठीक है। ब्रेक इवन यूनिट्स हैं ये, कि मैं अपना ये जो टारगेट प्रॉफिट है कितने का था, 52,000 का, वो निकाल पाऊंगा। तो इसका देखते हैं आंसर क्या है, ये सी। ठीक हो गया, फार्मूलों में ही रह रहा है लेकिन वो घुमा इधर उधर से बहुत लेके आ रहा है चीजें। जी जी। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू कंपनी, मैं थोड़ा पानी पी लूं, विद अ सिंगल प्रोडक्ट,
सिंगल प्रोडक्ट है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गया, फिक्स कॉस्ट हमारे पास टोटल दे रहा है वो पूरे पीरियड की, और फिक्स नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी हमारे पूरी पीरियड की दे रहा है, ब्रेक इवन सेल उसने दे दी है, ठीक हो गया। कंट्रीब्यूशन बहुत आसान सवाल है, ये फार्मूला प्यारा प्यारा क्या दे रहा है हमें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है ना, तो ये फार्मूला रहेगा, ठीक है। अब उसने हमें इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है वो पुट कर लेते हैं, बाकी रिमेनिंग निकाल लेते हैं, ठीक है। उसने हमें एक तो फिक्स कॉस्ट दे रखी है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों अगर मैं प्लस करूं 70,000 और 40,000, प्लस 40,000, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल रेलेवेंट इररेलेवेंट है, ठीक है। मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए पता है कि जब इसको मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करूंगा और यही जब इक्वल होता है दोनों ब्रेक इवन यूनिट्स के, और ब्रेक इवन यूनिट्स के सवाल में वो खुद बता दिए हैं कितने हैं, 24,600, ठीक है। तो जो मिसिंग फिगर है हमारे पास ये निकल आएगी, ठीक है, ये ऐसे निकलेगी 24,600, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, ये समझो हमारे पास एक्स था, मल्टीप्लाई बाय एक्स, वाई कर लेते हैं, ये समझो हमारे पास वाई था, और ये इक्वल हो जाएगी इसके। अब जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास y आ जाएगा 123, और ये डिवाइड हो जाएगा जब 24,600 के साथ, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया विच इज 5। सवाल में देखते हैं, ये 5B आंसर है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से मिसिंग फिगर निकाली। बाकी हमारे पास है 15 एंड 16। अच्छा ये 14 हो गया, अब आते हैं 15 16 पे। अच्छा इसमें क्या रहा है 15 के अंदर कि हमारे पास ने इतनी यूनिट सेल है, रेवेन्यू है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, और ये प्रॉफिट, ये प्यारा प्यारा वही हमारे पास टारगेट प्रॉफिट का प्योर सवाल आ गया। रेवेन्यू में निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा CS रेशो के साथ, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा मैं डायरेक्ट करता हूँ। हमारे पास फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी है, ये आ गई फिक्स कॉस्ट, एक ही फिक्स कॉस्ट है, और इतना टारगेट प्रॉफिट है, ठीक है। इन दोनों को मैं जब डिवाइड ऐड करूंगा 36,000 प्लस इतना टारगेट प्रॉफिट 5,000, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा CS रेशो के साथ, तो CS रेशो निकाल लेते हैं। CS रेशो के लिए प्यारा प्यारा मुझे पहले से ही कंट्रीब्यूशन हमारे पास निकलेगा सेल में से, जब मैं निकाल लूंगा वेरिएबल कॉस्ट को, तो 1,08,000 में से 800 में से जब मैं 60,480 निकालूंगा तो मेरे पास एक कंट्रीब्यूशन आ गई, ठीक है। सेल हमारे पास ने दे दी है 1,00,000 की, 1,08,000, हाँ कितना था, 1,08,000, ठीक है। तो CS रेशियो हमारे पास आ जाएगी दिस डिवाइडेड बाय दिस 0.4, फिर आ गई 0.4 इनको बड़ा फेवरेट है, इसको उठा के यहाँ ले जाते हैं 0.4 सीधा सीधा है। अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा इसको 0.4 के साथ 40,000 को, तो मेरे पास 10,000 1,25,000 जो है मेरे पास, ये उतना मुझे रेवेन्यू कमाना पड़ेगा ताकि मैं अपना जो हमारे पास प्रॉफिट है 5,000 का वो अर्न कर सकूं, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसका आंसर है ये सी, ठीक है। अब वो ये यूनिट्स में मांग रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, इसको भी निकाल लेते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकालने का फार्मूला, ये वाला फार्मूला किधर गया किधर गया, ये, ठीक है। अब मैं अगर एक्चुअल सेल यूनिट्स में और ब्रेक इवन यूनिट्स में निकालूंगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरे पास यूनिट्स में आ जाएगा, ठीक है।
लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये खैर मैं आपको फार्मूले सारे लिख दूंगा, ठीक है। अगर ये सारे रेवेन्यू में होते तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी रेवेन्यू में आता, ठीक है, कॉमन सी बात है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसके लिए, मार्जिन सेफ्टी निकालना है ना, तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा ब्रेक इवन। ब्रेक इवन हमारे पास कौन सा दिया है, निकाला था ये वाला। अच्छा हाँ, ये तो उसका है ना, टारगेट प्रॉफिट है, सीधे सीधे हमने उसने मार्जिन से सेफ्टी मांगा है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है। इसको कॉन्ट्रीब्यूशन कब से कह रहा हूँ, तो ये हमारे पास होता है 1,08,000 माइनस, अभी ऊपर निकाला भी हमने 60,480, कितना हुआ ये, 40,320, ठीक है। और इसको जब मैं डिवाइड करूंगा कि कितने यूनिट्स अभी तक मैंने प्रोड्यूस किए हैं, 1,12,000 यूनिट स्टोर्ड, सॉरी, तो 1,12,000 मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस 0.36, ठीक हो गया। अब मैंने निकालना है ब्रेक इवन यूनिट्स को। तो ब्रेक इवन यूनिट्स को निकालने का तरीका ये है, क्योंकि मुझे पता है ना कि अगर मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकालना है तो सेल भी मुझे यूनिट्स में चाहिए और ब्रेक इवन भी यूनिट्स में चाहिए। तो मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन तो आ गया। अब इसी को अगर मैं डिवाइड करूंगा फिक्स कॉस्ट के साथ, जो हमारे सवाल में है 36,000, 36,000 को मैं जब डिवाइड करूंगा इस सीएम के साथ 0.36 के साथ, तो ये मेरे पास ब्रेक इवन आ गया यूनिट्स में, ठीक है। अब एक रिक्वायरमेंट तो मेरे पास चीज निकल आई ब्रेक इवन यूनिट्स में, अब मुझे एक्चुअल सेल निकालना है यूनिट्स में, तो उसने वो सवाल में खुद ही दे दिया। ये देखो कि सेल हमारे पास यूनिट्स में थी 1,12,000। तो अब सिंपली अगर मैं इसको लेस कर दूंगा इसमें से, तो 1,12,000 माइनस 1,00,000, तो ये 12,000 का मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में होगा। ये समझ आया। जी जी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेवेन्यू में कहता ना, फिर हम रेवेन्यू में वो ब्रेक इवन निकाल लेते और सेल भी हमारे रेवेन्यू वाला पकड़ लेते और उस तरीके से मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेवेन्यू में आ जाता। आगे बढ़ते हैं। तो 16 का क्या आएगा आंसर अब, 1,00,000 ये वाला, नहीं 12,000 12,000। 12,000 सॉरी, हाँ मैं पिछले 1,00,000 को यूज किया। तो 17 पे आते हैं। अच्छा, ये मजे का सवाल है। LPLC operates a marginal costing system for forthcoming year. A variable costs are budgeted to be, ठीक है, 60% ऑफ सेल वैल्यू, ठीक है। जो हमारे पास सेल वैल्यू होगा उसको 60% हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट 10% ऑफ सेल वैल्यू, ठीक हो गया। और इफ EPLC इंक्रीजेस इट्स सेलिंग प्राइस बाय 10% एंड इफ फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट यूनिट सेल रिमेन चेंज, ये बाकी सारे जितने भी इसने खुद ही बता दिया और ना ही बताता तो मैं ज्यूम करते कि ये हमारे पास कांस्टेंट है। फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट यूनिट सेल वॉल्यूम रिमेन अनचेंज, द इफेक्ट ऑन EPLC's कंट्रीब्यूशन वुड बी, ठीक है। तो इसको देखते हैं। अब देखो हमारे पास वो सवाल में ये कह रहा है, अगर मैं इसको समझाने वाले तरीके से लेके चलूं, कि सेल प्राइस होती है हमारे पास, वो सपोज एज्यूम करो, सवाल में नहीं गिवन, वो सपोज करो कि 10 थी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट ना उसका 60% है, ठीक है। तो 10 का 60%, ये कह रहा है ना 60% ऑफ सेल वैल्यू, तो हमारे पास 6 थी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन CM ये निकलता 4, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो हमारी सेल प्राइस है ना, ये तो थी नॉर्मली, सर जी ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लेक्चर काफी लंबा हो गया।
चलो कुछ देखते हैं, एक मिनट इस सवाल को तो करें ना। अच्छा, वो कह रहा है कि हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो 10% से अगर बढ़ जाए और बाकी चीजें बिल्कुल अनचेंज रहें तो क्या होगा। तो अगर मैं इसको 10% बढ़ा दूं, अभी वही दोबारा एक कॉन्सेप्ट आपका मजे वाला आपको समझ आएगा जो मैंने ऊपर समझाया था, यू कि ये जो 10 है, अगर इसको मैंने 10% बढ़ाना है तो उसको 110% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये 10 100 है, मैंने इसे 10 पे जाना है, तो ये हमारे पास अब 11 हो जाए। ठीक है, तो हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट बाकी चीजें कह रहे हैं सेम है, ये 6 ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास सीएम अब आएगा 5 माइनस, और ये भी माइनस। ठीक है, तो अब हमारे पास जो गैप आ रहा है, ये कितना डिफरेंस है, 1 का। कैसे, 5 माइनस 4, 5.0 माइनस 4 ऐसे। ठीक है, तो ये 1 का गैप आ रहा है। अब वही जिस तरीके से हमने उस दिन सवाल किए थे और उसके अंदर कॉस्ट क्लासिफिकेशन के अंदर के चेंज कितना है। ठीक है, सवाल में वो कह रहा है कि चेंज कितना है, इफेक्ट। ठीक है, तो अगर मैं ये फार्मूला भी याद रखना, डिफरेंस ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास चेंज आ जाता है। डिफरेंस हमारे पास है 1 का 4, ओल्ड हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन था। ये जो नया जो हमारे पास डिफरेंस आया है, जो चेंज है 1 का, अगर ये कितना है ओल्ड के मुकाबले में, कितना ये ज्यादा है या कम है ओल्ड के मुकाबले में, तो ये निकालने के लिए जब इसको मैं डिवाइड करूंगा ओल्ड के साथ और मल्टीप्लाई करूंगा 100 के साथ, तो हमारे पास ये आंसर आएगा 25%। ठीक है, तो ये 25% जो है ये बढ़ गया है। ठीक है, 4 पे, और 4 में एक एडिशन आने से 25 इजाफा हो गया। इन शॉर्ट ये वो फर्क है कि 4 में अगर एक और ऐड हो जाए तो कितना 4 में फर्क पड़ेगा, 25% और इजाफा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा एन इंक्रीज इन 25%। ये सवाल समझ आया। जी जी। तो अभी तक सीवीपी मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, थोड़े से मैथमेटिकल होते हैं लेकिन जितनी इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी चीजें आपके लिए आसान होगी। जी जी। रहता इसी अपने बाइबल में है, इसी अपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में है, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है कि जो इसमें से टच ना हो। ठीक है, वही टोटल सेल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, सारे यही फार्मूले लग रहे हैं। लेकिन वो बातों को ऐसे घुमाएगा कि आपको पहले समझना है कि आपसे वो मांग क्या रहा है, उसके लिए आप जहन में स्केच कर लो कि फार्मूला क्या लगेगा, और उसके लिए रिक्वायर्ड जो भी इंफॉर्मेशन है वो पुट करते जाओ, और मिसिंग जो रिक्वायर्ड है वो निकाल लो। ठीक है, जो गिवन है वो निकालते जाओ इस तरीके से। इस तरीके से जी बाकी सवाल भी हैं, हाँ जी, हाँ जी। और इसको फिर आप टारगेट प्रॉफिट वाले थोड़े से गलत हो गए थे ज्यादा। हाँ टारगेट प्रॉफिट के 4 क्वेश्चन गलत हुए थे। हाँ, असल में ना टारगेट प्रॉफिट आपने सबसे लास्ट में भी पढ़ा है और दूसरा उसके फार्मूला भी इसमें नहीं थे, तो इसलिए वो मसला आया। बाकी ये चीजों को जितना करोगे ना, इसको मैं अभी इसके बाद ना लेक्चर के बाद एक कामिल सा एक प्यारा सा पीडीएफ बनाता हूँ जिसमें सारे फार्मूले जितने भी पॉसिबल हैं इस टॉपिक में वो इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमने ग्राफ वाले सवाल नहीं किए, वो बहुत आसान है, मैं इनको जरा टच दे दूं, मैं इनको जरा समझाता हूँ, बाकी चीजें वही हैं तकरीबन। ठीक है, ये इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ लेंथी बात नहीं है, मैं आपको बस कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि ग्राफ में कुछ भी नहीं होता। अच्छा, वो कह रहा है कि विच इज ट्रू रेफरेंस टू, ये ग्राफ को देख के बताना है कि कौन सी बात इन 4 बातों में सच्ची है। ठीक है, पहला हमारे पास है, देखो सीन क्या है कि एक हमारे पास है कंपनी ए, एक हमारे पास है कंपनी बी। ठीक है, कंपनी ए जब शुरू हुई थी ना तो उसका लॉस कम था, और उसको ओवर द पीरियड जब ग्रो किया उसने, तो उसका एट द एंड ऑफ द पीरियड प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है, उसने इतना ग्रो नहीं किया, हालांकि उसका लॉस कम था। ठीक है, हालांकि उसको ग्रोथ ज्यादा करना चाहिए था आईडीबी। उसके मुकाबले में कंपनी बी है जिसका लॉस शुरू में ज्यादा था। ठीक है, लेकिन उसने ग्रो इतना ज्यादा किया है कि उसका प्रॉफिट कंपनी ए से भी ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इसके सारे आंसर्स को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, पहले को कंपनी ए हैज, कंपनी ए हैज लोअर ब्रेक इवन रेवेन्यू देन कंपनी, यहाँ पे बी आना चाहिए था, तो इसका यही वैसे सही बनता है, बाकी मैं बाकी समझा देता हूँ। ठीक है, इसका जो कंपनी ए है ना उसका ब्रेक इवन रेवेन्यू, जो सेल का रेवेन्यू है वो कम होगा क्योंकि इसका लॉस कम था। इसको लॉस अपने फिक्स कॉस्ट को पूरा करने के लिए कम ब्रेक इवन चाहिए कंपनी बी के मुकाबले में, उसका लॉस ज्यादा था,
उसके फिक्स कॉस्ट ज्यादा थी, उसको ज्यादा ब्रेक इवन कमाना पड़ेगा कि वो ब्रेक इवन की सिचुएशन पे आ जाए, इतना उसको रेवेन्यू कमाना पड़ेगा कि ब्रेक इवन की सिचुएशन पे ज्यादा आ जाए। ठीक है, जी जी ये देखो अगर मैं इसको जूम इन करके ना ग्राफ से इनकॉर्पोरेट करके समझाऊं, तो इसको ब्रेक इवन पे यहां पे आने के लिए कम सेल रेवेन्यू कमाना पड़ेगा कंपनी दूसरी के मुकाबले में, कंपनी बी के मुकाबले में। ठीक है, जी जी तो इसका ये आंसर बनता था। बाकी हमारे पास कंपनी ए हैज अ हायर कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो, इसका कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो हम ये बात तो बिल्कुल कंक्लूड नहीं कर सकते। कंपनी ए हैज हायर फिक्स कॉस्ट देन कंपनी बी, नहीं, फिक्स कॉस्ट की यहाँ बात ही नहीं हुई, यहाँ बात हो रही है उसकी क्या कहते हैं कि लॉस की। और अगर मैं लॉस के हिसाब से भी देखूँ ना, तो कंपनी ए का लॉस जो है वो कम है, कंपनी ए ये जा रही है ये। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी फिक्स कॉस्ट इतनी चाहिए इसको, तो कंपनी बी को उससे ज्यादा चाहिए, तो कंपनी ए का लॉ उल्टा फिक्स कॉस्ट कम है। ठीक है, अच्छा 23 देख लेते हैं। 23 में वो कह रहा है कि टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है, दो प्रोडक्ट्स है हमारी, तो टोटल फिक्स कॉस्ट, ये तो बहुत आसान सवाल था। ठीक है, कंपनी के शुरू में जो लॉसेस होते हैं ना उसकी फिक्स कॉस्ट ही होती है। ठीक है, कंपनी ने अभी कुछ भी नहीं बेचा, कोई दुकानदार के कुछ सामान नहीं गया, लेकिन एक लॉस उसके पास जरूर होगा, जो उसने रेंट देना है। ठीक है, जो उसने गाड़ी वाला आया खड़ा है माल लेके आपके वेयर हाउस पे और उसको पैसे देने हैं, जो फिक्स कॉस्ट है ना, वो कंपनी का इनिशियल लॉस होता है। ठीक है, और कंपनी को वो फिक्स कॉस्ट से खर्चे पूरे करते ही टाइम लग जाता है कि एक पॉइंट पे आती है ब्रेक इवन के पॉइंट के, उसके बाद कंपनी को प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। वो जैसे कहते हैं ना, बिजनेसमैन कहते हैं कि यार 2 साल लगेगा, हमारे खर्चे पूरे निकल आएंगे, उसके बाद हमारी इंशाल्लाह ये दुकान प्रॉफिट निकालना शुरू कर देगी। ठीक है, तो खर्चे वो क्या होते हैं, शुरू के फिक्स कॉस्ट होते हैं, दुकान के लेने का खर्चा, जमीन को लेने का खर्चा, ठीक है, सामान लेने का खर्चा, बंदे रखने का खर्चा, वो फिक्स कॉस्ट। तो अगर मेरे पास मैंने शुरू की फिक्स कॉस्ट निकालनी है, तो इन दोनों का एडिशन होगा 10,000 और 15,000, तो मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी दोनों प्रोडक्ट्स की। तो इसका आंसर बनता था ये डी। ठीक है, बाकी और कोई ग्राफ, हाँ ये रहा, ये तो उससे भी आसान है। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट ये वाला होता है। ठीक है, सी, ना यहाँ पे लॉस है ना प्रॉफिट है। ठीक है, फिर हमारे पास है 31 भी है ग्राफ वाला। अच्छा, सी टी एस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, सी टी एस ये रहा, सी टी एस, ये वाला जो एरिया होता है ना ब्रेक इवन में, ये लॉसेस होते हैं, कंपनी को इतना टाइम लग जाता है कि अपने लॉसेस निकालते रहता है कंपनी। ठीक है, लॉसेस कम होते 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 कंपनी एक पॉइंट पे पहुंचती है जो होती है ब्रेक इवन। इसके बाद जो कंपनी चीजें ग्रैब करती है ना, कंपनी का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, प्रॉफिट। ठीक है, मजा आया सीवीपी में। कोई भी सवाल हो मुझसे पूछ लेना क्लास में बेशक, या ऑब्वियसली हम तो व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं। ठीक है, कोई भी व्हाट्सएप पे सवाल पूछ लेना। बाकी अगर मिसिंग मैं जो मैंने नहीं किया ना, ये आपका आज का होमवर्क भी है। ठीक है, और मैंने इसके अलावा मुझे अगर फॉर एग्जांपल आप आज आपकी वो कंप्लीट हो जाती है मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो मैंने इसके अलावा आपको होमवर्क देना है उसका भी। ठीक है, उसके अंदर ये मार्जिनल कॉस्टिंग होगी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होगी और रिकंसिलिएशन होगी। उसके एमसीक्यूज होंगे, मैं ज्यादा नहीं दूंगा, मैं कोशिश करूंगा 15 ज्यादा ना हो, और होंगे भी बेसिक्स, वो हम बाद में रख लेंगे। ठीक है, लेकिन जो मेन आपका काम है ना, सीवीपी को स्ट्रॉन्ग करो। सीवीपी पे कॉन्फिडेंस आ गया ना आपको, ओवरऑल एमए 2 में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार ये जो है ना, ये हाथी निकल गया, दुम रहेगी उसकी। ठीक है, जितने भी अभी हमने आज सवाल नहीं कि ये 17 के बाद से 18 से लेके 3 ग्राफ वाले निकाल के, ठीक है, जितने भी सवाल बनते हैं ये आपने मुझे चेक कराने हैं। ठीक है, मैं इनको चेक करूंगा और इंशाल्लाह बेहतरी होगी इसमें। बाकी मैं अब ये काम करता हूँ, लेक्चर के बाद सारे फार्मूला मैं ड्राइव पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा मैं इसके आपको मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के भी सवाल दूंगा, 10-15 एमसीक्यूज होंगे, वो भी करेंगे। कल इंशाल्लाह क्लास रख लेंगे मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के ऊपर, और फिर उसके बाद उसका भी मौक ले लेंगे। ठीक है, जी जी चलो ठीक है, फिर थक गए होगे आप भी। ओके, अल्लाह हाफिज।